इजरायल ने लगातार 3 रात तक हवाई हमले कर ईरान को दहला दिया। इजरायल ने ईरान के परमाणु बम बनाने के इरादों पर पानी फेर दिया है। इजरायल ने ऐसी तबाही मचाई कि फिलहाल तो ईरान अब परमाणु बम बनाने की सूरत में नहीं है। इजरायल के हमलों के पलटवार में ईरान भी इजरायल पर बम और मिसाइलें दाग रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को इजरायल की मदद न करने की धमकी दे दी है। ईरान की धमकी से बिफरे अमेरिका ने उल्टा ईरान को ही भयंकर तबाही का सामना करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की तरफ आंख भी उठाई तो अमेरिका ईरान को राख में बदल देगा। इजराइल ईरान में संग्राम, खामेनेई भुगतेंगे अंजाम। परमाणु स्थलों पर हमला, ईरान को तगड़ा झटका। मिडिल ईस्ट में तनाव, ईरान पर परमाणु समझौते का दबाव। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, छेड़ा तो मचाएंगे तबाही। ईरान ने दिखाई आंख, ट्रंप कर देंगे खाक। ईरान पर इजराइल के तेवर सख्त हैं। इजराइल ईरान पर मौत बनकर टूट पड़ा है। इजराइल ने ईरान के सपनों को खाक में मिला दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के गुप्त प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जिस सीक्रेट लैब्स में खामेनेई के सपने पल रहे थे, जिस सीक्रेट लैब्स में परमाणु बम की डिजाइनिंग और टेस्टिंग कर रहे थे, खामेनेई दुनिया की आंखों में धूल झोंककर जहां परमाणु बम बना रहे थे, इजराइल ने खामेनेई के उस सीक्रेट लैब्स को ही ध्वस्त कर दिया। ये सीक्रेट लैब्स राजधानी तेहरान के बाहर बनाए गए थे। न सिर्फ सीक्रेट लैब्स बल्कि परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को भी नेतन्याहू ने मार गिराया। बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई के खेल को बिगाड़ दिया। इजराइल यही नहीं रुका। इजराइल ने तेहरान में उसके शाहरान तेल डिपो पर हमला किया। राजधानी के पास एक तेल रिफाइनरी पर भी इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग भयावह होती जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जून को ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी तरीके से हमला किया तो अमेरिका की सेनाएं ऐसे स्तर पर पलटवार करेंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि शनिवार की रात ईरान और इजराइल के हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए अमेरिका पर किसी भी प्रकार का हमला गंभीर नतीजों को जन्म देगा। ट्रंप ने एक तरफ खामेनेई को सख्त चेतावनी दी तो वहीं दूसरी ओर समझौते की भी पेशकश की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा, हम आसानी से ईरान और इजराइल के बीच एक समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद बौखलाए खामेनेई ने इजराइल के समर्थक देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दी थी। इजराइल पर पलटवार करते हुए ईरान ने कहा, इजराइल पर हमले को रोकने की कोशिश न करें। ईरानी मिसाइल, ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश न करें। किसी ने भी इजराइल की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। सहायता करने वालों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उनके जहाजों पर भी ईरान हमले करेगा। ट्रंप ने खामेनेई की इसी धमकी के जवाब में कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल इजराइल ने लगातार तीसरी रात ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत शनिवार की रात ईरान पर फिर बड़ा हवाई हमला बोला। इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, ऊर्जा संयंत्र और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद तेल अवीव और यरूशलेम में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। ईरान पर इजराइल के हमलों की जड़ खामेनेई का गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश है। ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने की अपील की थी। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में परमाणु वार्ता होनी थी, जिसे ईरान ने रद्द कर दिया। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका से परमाणु वार्ता रद्द की बल्कि धमकी भी दे दी। खामेनेई की इस गुस्ताखी के बाद ही ट्रंप का पारा चढ़ गया। ट्रंप ने खामेनेई को खुलेआम चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश भी की तो ईरान की ऐसी तबाही होगी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धमकियों के इस दौर में जंग महाजंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे होगा क्या? मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विनोद कुमार शुक्ला मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। जेके बंसल सर, ईरान और इजरायल के बीच में जो अब हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये जंग आज की है या फिर ये हालात आज बने हैं, लेकिन जिस तरीके से भीषण हो रहे हैं और अलग अलग देशों का जो इन्वॉल्वमेंट अभी दिख रहा है धमकी के तौर पर या साथ देने के तौर पर, क्या लग रहा है, क्या होगा?
गुड इवनिंग रचना जी। देखिए, अभी तो जो इजराइल का इरादा है कि उनके न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, और अमेरिका भी यही चाहता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस संधि पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं तो हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे। तो बिल्कुल नज़र तो क्लियर आ रहा है कि अच्छा मौका मिला है। इजराइल काफी दिन से इस मौके को ढूंढ रहा था कि कब उसको अटैक करने का मौका मिले, जो कि इजराइल को मिल गया है। हालांकि ईरान ने भी तगड़ा जवाब दिया है और काफ़ी डैमेज किया है इजराइल को, लेकिन इजराइल का जो डैमेज है जो वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उनके स्ट्रैटेजिक जो एसेट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। आप उनकी लीडरशिप को देख लीजिए, उनकी मिसाइल प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया है, हेडक्वार्टर को ख़त्म कर दिया है। अब तीसरा नंबर जो है वो खामनेई का है, जिसको वो ख़त्म करने की सोचते हैं। हानिया और ये सिनवार और नसरुल्लाह को, ताइफ को ख़त्म करने के बाद में अभी उनका नंबर आया हुआ है। और चौथा जो प्रोग्राम है वो उनका वहाँ पे रिजीम बदलने का है कि जो ये कट्टरवादी रिजीम है उसको बदल दिया जाए। उसकी ये चालें चल दी हैं ऑलरेडी, और चालें बहुत गहरी चल दी हैं कि जो वहाँ पर ओपोजिशन लीडर्स हैं, ओपोजिशन ग्रुप हैं, जो विद्रोही ग्रुप हैं, उनको एक्टिव कर दिया गया है, जनता को एक्टिव कर दिया गया है। जनता अभी खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो सरकार है, ईरान की सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया था, तो लोग बिल्कुल इंटरनेट से वंचित थे। उसको हटाने के लिए जो अभी ट्रंप ने अपना जो वहाँ पे सिस्टम शुरू कर दिया है, और वो उसमें वही दिखाएंगे जो कि खामनेई के अगेंस्ट में होगा। तो इस प्रकार से देखते हुए ये सारा अब स्थिति बन दी गई है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, ये हिस्ट्री कर रहा है कि जिस भी किसी देश ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इराक ने बनाने की कोशिश की थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था। गद्दाफी ने लीबिया में कोशिश की थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। जो है सीरिया में कोशिश की गई थी, तो जो बशर अल असद की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। और अब नंबर आ रहा है ईरान का। तो इसलिए ये, और ईरान जो है वो दोनों तरफ की बात कर रहा है। जो उनके विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर हमले ना किए जाएं तो हम आगे बातचीत कर सकते हैं, और जबकि खामनेई कह रहा है कि नहीं, हम तो ख़त्म कर देंगे आपको भी, और धमकी दे रहा है वो यूएस को, यूके, फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह को। तो इनको सबको ये धमकी दी जा रही है, लेकिन ये सब सूखी धमकी है, और ईरान जो है कुछ नहीं कर पाएगा। जी, यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ धमकियां हैं, धमकियों के जरिए डराने की कोशिश है। लेकिन सवाल तो ये भी ना कि अगर आप सामने वाले को बर्बाद करेंगे तो बर्बादी आपके दहलीज तक भी आएगी, जो कि दोनों ही देशों में दिखाई दे रही है। ईरान का अगर बड़ा नुकसान हुआ है तो नुकसान इजराइल का भी हुआ है। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। यहाँ ईरान पर इजराइल ने किया है बहुत बड़ा हमला। तेहरान में IRGC के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर है। हमले के बाद में हेडक्वार्टर से धुआं उठता हुआ नजर आया है। इजराइल के हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान भारी नुकसान लगातार झेल रहा है, और यहाँ ईरान पर जो हमले हुए हैं वो चुनिंदा जगहों को टारगेट पर लेकर हुए हैं। फिर चाहे वो आप तेल डिपो देख लें, गैस प्लांट देख लें, न्यूक्लियर साइट्स देख लें, या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं वो देख लें, हथियार डिपो देख लें, अलग अलग जगह जहां पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान को ये बहुत बड़ी चोट है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि ईरान बड़ा नुकसान झेल रहा है। लेकिन बावजूद इसके, अगर ये कहा जा रहा है कि खामेनेई सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका को भी तबाह कर देंगे या फिर बर्बाद कर देंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? विनोद कुमार शुक्ला जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी, हो सकता है कि कुछ बातों में, कुछ मायनों में ईरान इजराइल से आगे हो, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जो ताकतवर शक्तिशाली देश हैं वो इजराइल के साथ में है। फिर कैसे खामेनेई एक के बाद एक ये धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और उसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसे कह रहे हैं कि तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे? देखिए रचना जी, मुझे लगता है कि ईरान जो है वो इजराइल से सिर्फ इस मामले में आगे है कि वो बड़ा लैंडमास है। इजराइल जो है हरियाणा का लगभग आधा है, मतलब उतना बड़ा देश है वो, हरियाणा का आधा है। तो उस दृष्टि से तो निश्चित तौर पर ईरान बड़ा देश है। बट अगर मतलब, और उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ की बात करेंगी, टेक्नोलॉजी की बात करेंगी, या उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात कीजिएगा, या उनकी जो इंटेलिजेंस है उसकी बात कीजिएगा, तो वो कहीं से भी ईरान स्टैंड नहीं करता है।
तो ये दोनों और ना उस तरह का जज्बा है जिस तरह के इंटेंशन या जिस तरह के इमोशंस के साथ इजराइल लड़ रहे हैं, वो अपनी जमीन के लिए अपने आप को के एग्जिस्टेंस को मान करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये दो फैक्टर बहुत क्लियर होने चाहिए। ईरान के साथ ये है कि ईरान सबको धमकी दे रहा है, जबकि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि अमेरिका को या यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर पाए। तीसरी बात ये है रचना जी की इमोशनल कार्ड खेल रहा है ईरान, अपने साथ इस्लामिक नेशंस को ले करके एक एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लंबे समय से मिडिल ईस्ट में चलता आ रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये करने की कोशिश की, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार बनाने की एक होड़ सी मची हुई है लंबे समय से, और उस न्यूक्लियर हथियार को कोई न्यूक्लियर हथियार का नहीं नाम देता है, सब उसको इस्लामिक बॉम्ब बताते हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इराक ने बनाने की, या बाकी जिन देशों का नाम बार बार उसको रिपीट करने की होती है, या ईरान की जो कोशिश है, ये सारे लोग एक मुहिम पर काम करते हैं। और वो मुहिम जो है वो इनको मतलब बातचीत के उस पर टेबल पर ले आने के लिए रोकता है। और उस मुहिम का जो उद्देश्य है वो ये है, जो चाहे वो फिलिस्तीन का रहा हो, सी टू रिवर या रिवर टू सी चाहिए उनको, मतलब टू नेशन थियरी को भी आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, एक और जो महत्वपूर्ण बात है रचना जी कि ईरान 2000 किलोमीटर से क्या इंटरेस्ट है उसका इजराइल पर अटैक करने का, लेकिन वो इजराइल पर अटैक कर रहा है, मतलब इसको बोलते हैं बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ईरान जो है वो पूरी तरह से बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ है। और ये वही देश है जो वहाँ जब इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले बहुत अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे इजराइल के साथ। तो ये एक अजब तरह की स्थिति है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ईरान की, उस इंटरनल पॉलिटिक्स में जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो कट्टरपंथियों का विरोध चल रहा है, उन सब को मतलब उन सब से लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये उसी का नतीजा है। बाकी आप अमेरिका को धमकी दीजिएगा तो आपको सपोर्ट इस्लामिक वर्ल्ड में मिलने लगता है, ये एक है। लेकिन मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि इस पूरे मसले में ईरान के साथ कोई ऐसा देश खड़ा नहीं है जो मैटर करता है। मतलब अगर उसमें आप जॉर्डन को जोड़ लीजिए, या एक दो सीरिया या बाकी इस तरह के देश को जोड़ लीजिए, जो खुद ही अपने सर्वाइवल के लिए या जो खुद ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो ईरान के साथ कितना खड़े होंगे। ये एक कुछ मतलब बड़े प्रश्न हैं जिसका जवाब निश्चित तौर पर सबको मालूम है, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब को अनदेखा कर रहा है ईरान। और ये उसकी मतलब न केवल डिप्लोमेटिक बल्कि पॉलिटिकल नासमझी मैं कहूँगा मेरे हिसाब से इस पूरे मसले में। जी। और अगर ईरान के साथ खुलकर सपोर्ट में चीन आ गया है तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका बिना किसी लाग लपेट सीधा ये कह रहा है इजराइल के साथ हम हर हाल में खड़े हुए हैं। ट्रंप सीधे चेतावनी ईरान को दे रहे हैं कि तबाह कर देंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप अगर इस पूरी लड़ाई में चीन को ले आइएगा तो चीन और रशिया भी उसमें शामिल कर लीजिए। चीन और रशिया दोनों पीछे से ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन चीन के साथ एक बात आप मान करके चलिए कि चीन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट तब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जब तक उसका अपना बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ। अभी इस तरह का कोई बिजनेस इंटरेस्ट वहां पर नहीं नजर आ रहा है। चीन का बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो इजराइल को डिस्टेबलाइज रखने में था। वो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जब G20 समिट सितंबर 2023 में भारत में हुआ था, तो आईमेक पर एक करार बना था जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का एक कॉरिडोर बनना था। उस कॉरिडोर ने जो सीपेक था, उस सीपेक के जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट था उसको उसको कॉर्नर किया था। ये अगर बन जाता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बिजनेस के दृष्टि से बहुत बेनिफिशियल होता। क्योंकि इसमें भारत इन्वॉल्व था, तो
और उसका जो सेंटर था वो हाइफा था, हाइफा इजराइल में है। सितंबर में ये समझौता होता है और अक्टूबर में हमास का अटैक हो जाता है इजराइल पर। और हमास पर अटैक करने में जो सबसे ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल हुई थी वो चाइनीज मिसाइल की बात हुई थी। तो यहाँ पर तो समझ में आता है चाइनीज इंटरेस्ट है, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका चीन का खड़ा होना, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है जो ये लगेगा कि वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि नहीं, अमेरिका जो है वो पुलिसिंग नहीं कर सकता है पूरे विश्व की। अमेरिका सुपर पावर नहीं है, चाइना भी सुपर पावर है और चाइना को दरकिनार नहीं कर यानी सकते। आप कह रहे हैं कि यहाँ भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, और चाइना के लिए तो ये मशहूर भी है ना कि चीन बिना स्वार्थ के, बिना अपने मतलब के कोई कदम आगे बढ़ाता नहीं है, उसमें उसकी पूरी स्ट्रैटेजी शामिल होती है जो यहाँ भी दिखाई दे रही है। आप रहिए मेरे साथ में। इन सब के बीच ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है बड़ा दावा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान का इरादा टूटा है, ये दावा किया है। ईरान नो रिटर्न से पीछे हटा है। फौरन परमाणु बम बनाने की हालत में अभी ईरान नहीं दिख रहा है। हालांकि खामेनेई ये दावा कर रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह की कंडीशन अभी ईरान में नजर आ रही है, तुरंत तो परमाणु बम बनाने की हालत में अभी ईरान नहीं दिख रहा है। भारी तबाही है। साथ ही साथ उधर इजराइल में भी जो मिसाइलें दागी गई हैं, उससे भी ईरान की तरफ से हुए हमले में इजराइल में बड़ा नुकसान है। लेकिन यहाँ जो टारगेट हुए हैं, यानी कि ईरान में जो टारगेट हुए हैं, उससे बड़ी चोट ईरान को पहुंच रही है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान का जो इरादा है वो टूटा है। ईरान नो रिटर्न से पीछे हटा है। इस नो रिटर्न से पीछे हटने का मतलब क्या निकालें बंसल सर? देखिए, पहले जो है उनका ये था भाई हम एटॉमिक बम बनाएंगे। अब जब उनको लग रहा है कि भाई हमारे ऊपर काफी डैमेज हो रहा है, तो उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया हुआ है इस तरह से कि हम बात करने के लिए दोबारा तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इजराइल हमले नहीं करता है तो हम भी बंद कर देंगे। लेकिन खामनेई कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो बर्बाद करके छोड़े। तो अब अगर आप देखें वहां पे वो डायकटमी का मतलब, जो अभी प्रेसिडेंट है वहाँ पजेश्कियन, वो एक मॉडरेट विचार के हैं। वो चाहते हैं कि भाई पहले भी वो चाहते थे उन पर सैंक्शन हटे और आगे बढ़ा जाए, जबकि खामनेई जो है वो एक बहुत ही कट्टरवादिता के लिए हैं। जैसे कि शुक्ला साहब ने बहुत ही उत्तम ढंग से कहा है कि जी इजराइल के साथ में ईरान का क्या लेना देना, 1,500-2,000 किलोमीटर दूर है। तो अब जो ये अपना एक धर्म के नाम पर, कट्टरवादिता के नाम पर और इजराइल को मिटाने के नाम पर ये प्रॉक्सी पाल के जो काम किया है, अब देखिए। और ईरान जो है बाकी मुस्लिम देशों से भी नहीं सीखता है। अब ईरान के जो इजराइल की लड़ाई है वो जो पड़ोसी हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है, इनसे भी हुई है, दो तीन बार हुई है। लेकिन फिर समझौता करके उनके साथ मिलकर रह रहे हैं पड़ोसी। और जो कि वो इतना दूर बैठा हुआ है, ये जो हमास, हूती और हिजबुल्लाह को पाल करके और जो उनके ऊपर अटैक करा रहा है। और जो ये हुती है, ये तो सऊदी अरबिया के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो इस तरह से जो एक अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, एक नेगेटिव सोच है। जो एक बार जो कहा था खामनेई के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कि ये जो है इविल जो एक एक्सिस है जिसका अंत होना, बल्कि उन्होंने आईमैक को बताया था कि ये जो है एक वरदान है और ये अभिशाप है। तो इस तरह की स्थिति हो रही है, तो इसमें देखना पड़ेगा। और जहां तक आपने चाइना की बात की, हालांकि चाइना की तरफ से कुछ मिसाइल्स जो हैं उनके जहाज उतर रहे हैं वहां। अब चाइना तो सिर्फ जो है अमेरिका को काउंटर करने की बात। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया का जो है ईरान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। जब से उन्होंने ड्रोन दिए थे, जो कामिकाजी ड्रोन ईरान ने सप्लाई किए थे रशिया को यूक्रेन के खिलाफ, तब से इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन रशिया अब उस स्थिति में नहीं है कि ईरान की मदद कर सके। तो धमकी देने के बजाय बल्कि ईरान के मतलब वो कोई धमकी नहीं दे रहा है। जो अभी रशिया कह रहा है कि भाई मैं मध्यस्थता करा देता हूँ। और इस बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की बात भी हुई है करीब 50 मिनट, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने निकल के नहीं आ रहा। डेफिनेटली एक एक्सिस बन रही है जिसमें ईरान के साथ खड़े होंगे जो रशिया, चाइना और उत्तरी कोरिया, तो ये खड़े होंगे। लेकिन इनकी आप देखिए इकोनॉमी क्या है, चाइना की फिर भी और ये जो बहुत है। कॉन्ट्रडिक्शन है ईरान के विदेश मंत्री और खामेनेई के बीच में, फिर इसे कैसे देखें? देखिए अभी जो है ना, अल्टीमेटली जो वर्ड है वो तो खामनेई का ही चलता है। रिश्ते की तो बात जो अभी तो एक ही दिखाएंगे का हम है एक ही, लेकिन अपने अपने विचार जो है वो हो सकते हैं।
अब इतना बात जरूर है कि अब जो समझदार लोग होते हैं या जैसे विदेश मंत्री हैं, वो खुले दिमाग के हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसी तरह पेजिशकियान ने देखी है। अब जो अपने खामनेई है वो कट्टरवादी के, उन्होंने तो एक बार ये कहा था जब इन्होंने अप्रैल और अक्टूबर के महीने में इसराइल के ऊपर अटैक किया था, तो खामनेई जी ने ये बयान दिया था कि अगर हम इनके ऊपर अटैक नहीं करते इसराइल के तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो जब ऐसी सोच है, बिल्कुल एक संकुचित सोच है, तो अब उसमें जो वो पर्सपेक्टिव में नहीं देखता। अभी भी देखिए वो धमकी दिए जा रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे इसराइल को। अभी ऐसी धमकी जो IRGC के चीफ थे जो चले गए, जो वहां के ओवर मिलिट्री या जो IRGC के कमांडर थे, उन्होंने बहुत धमकियां दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो बचे ही नहीं। अभी खामनेई जी का दूसरा नंबर है, तो वो जब बचेंगे नहीं तो धमकी इजराइल देने ने से तो क्या साफ फायदा? कर दिया है कि टारगेट पर खामेनेई है और अगला जो अटैक होगा उसमें खामेनेई का खात्मा हो सकता है। ये कह दिया है कि टारगेट में है। इन सभी के साथ ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है तेज, और यहाँ जिस तरीके से ये हमले सामने आ रहे हैं, इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की खबर है। हमले में 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। जरा सोचिए, इससे पहले भी जो हमले हुए हैं उसमें भी बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, और अब इजरायल के हमले में 14 और लोगों की मौत की खबर। 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की जान गई है, जो अलग अलग जगह हैं जिन्हें निशाने पर ले रहा है इजरायल। उससे ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका की ईरान को ये सीधे तौर पर चेतावनी भी सामने आई है कि परमाणु समझौता कर ले, पीछे हट जाए ईरान, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और अब धमकी दे रहा है न सिर्फ इजरायल को बल्कि इजरायल का साथ देने वाले देशों को भी, जिसमें कि अमेरिका भी है। विनोद जी, ईरान भले ही धमकी दे रहा है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि ईरान और इजरायल में अगर कंपेयर करें तो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है अब तक। देखिए रचना जी, मुझे लगता है कि नुकसान होना और नुकसान किस तरह का होना, इसका आकलन बहुत जरूरी है। इजराइल ने जो भी अटैक किए हैं ईरान पर, वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, बहुत प्रिसिशन के साथ हैं और वेल प्लान तरीके से किए गए हैं, और वो डैमेज ऐसे हैं जिसकी तकलीफ या जिसका असली आकलन ईरान ही कर पा रहा है। दूसरी तरफ जो ईरान के अटैक्स हैं, वो आपने सिविलियन उस पर किए, निश्चित तौर पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वो दुखद है। आपने 2-4 बिल्डिंग्स गिरा दी, वो एक नुकसान है। लेकिन अभी जैसा आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 14 वैज्ञानिक मार दिए गए, इजराइल ने ये बहुत पहले साफ कर दिया था कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, और ये यहाँ वहाँ नहीं कहा था, ये UN में कहा था। वो उसके पीछे अपनी उनकी स्ट्रेटजी है कि वहां पर अगर जब वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, तब वो इस तरह का फसाद पैदा किए हुए हैं पूरे रीजन में। जो न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे तो अड़ोस पड़ोस के नेताओं देशों को मुश्किल पैदा करेंगे, और बहुत सारे उनके ही ईरान के पड़ोस के देश ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। तो ये आपका मूल प्रश्न है कि ये इससे नुकसान क्या है। तो नुकसान जो हुआ है वो ज्यादा ईरान को हुआ है। उनके लोग मारे गए हैं, उनके ऊंचे ओहदे के लोग मारे गए हैं, वैज्ञानिक मारे गए हैं, उनके सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, ईरानी कमांडर मारे गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 150 के आसपास पहुंच गया है तो आंकड़ा मरने वालों का, जबकि इजरायल का नुकसान उतना बड़ा नहीं है। इन सभी के साथ ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने का दबाव बढ़ रहा है। ये प्रेशर चौतरफा बढ़ा है। ट्रंप ने जल्द से जल्द समझौता करने के लिए नसीहत दे दी है ईरान को। ईरान के पास तबाही समझने का दूसरा मौका है, ये ट्रंप ने सीधे कह दिया है। साथ ही कह रहे हैं कि परमाणु समझौता करके तबाही से बच सकता है ईरान, अगर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इजरायल के सीधे सपोर्ट में आ जाए, और फिर ईरान को ये चेतावनी भी दे दी जाए कि या तो समझौता कर लो या तो तबाही के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने सीधे ईरान को कहा, लेकिन ईरान उल्टा अमेरिका को और ट्रंप को चेतावनी देने में लगा हुआ है। ईरान का भविष्य क्या रह सकता है जेके बंसल सर, अगर वो इसी तरीके से धमकी देता रहा, चेतावनी देता रहा, क्योंकि अभी भी बड़े नुकसान में है, अभी सीधे पंगा अमेरिका से तरह की धमकी देगा तो उनका तबाही होना तो निश्चित है। अभी ईरान ने एक अमेरिका के बेस पे अटैक भी कर दिया है, उनके ड्रोन को मार गिराया गया है, और ये चेतावनी दी है अगर आगे कोई अमेरिका के बेस पे करता है तो अमेरिका ने तो यह कि आप हमें युद्ध में मत घुसिए। अब यूँ तो वो दूर से जो है वो डिफेंस भी कर रहे हैं इजराइल के, उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अटैक कोई जो है अमेरिका ने नहीं किया। हालांकि एक लेटर लिखा था बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ने कि आपको लड़ाई में
उतर जाना चाहिए। तो उनकी जो सेनेट में मीटिंग हुई और सेनेट में ये पास रिजेक्ट कर दिया गया उसको। तो अभी जो है अमेरिका अपने आप को दूर रख रहा है, और दूर रखने का कारण ये है कि भाई अमेरिका नहीं चाहता है कि उसको, लेकिन अगर मजबूर कर दिया गया और उनके जो एसेट्स हैं, जो करीब सभी देशों में 40,000 उनके ट्रुप्स हैं, खास करके जो आप कतर ले लीजिए, इराक, जॉर्डन, मिस्र और ये जितने बहराइन में, सब में जो हैं, ये में सऊदी अरब में, अगर वहाँ पर अटैक करता है जो ईरान, तो अमेरिका तो कैसे छोड़ेगा। अभी अमेरिका का तो पूरा मूव किया हुआ है उन्होंने दियागो गार्सिया के अंदर में, पूरा जो एसेट्स हैं उनके, और अभी भी वहाँ पे जो, हालांकि अमेरिका से मांग रहा है जो इजराइल कि हमें आप GBU-57 B-2 बॉम्बर दे दीजिए। वो इस तरह के बॉम्बर हैं जो कि इनके न्यूक्लियर ठिकाने जो पहाड़ों के अंदर में हैं, पहाड़ों के नीचे हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो उनको ये दे देता है तो काफ़ी रेस्ट्रेन रखा हुआ है। जो इजराइल है वो बहुत पहले से आक्रमण करना चाहता था ईरान के ऊपर, लेकिन अमेरिका ने रोक के रखा हुआ था। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए ईरान को कि वो अमेरिका से पंगा ना लें, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल तैयार है। और मान लिया रहा और एक्सिस वाले लोग हैं उसमें, चाहे आप चाइना ले लीजिए या रशिया ले लीजिए या उत्तरी कोरिया ले लीजिए, तो उन्होंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की। वो एक मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका ने तो पूरी तैयारी की है अपनी पूरी। और इन तैयारियों के बीच में फिर ईरान तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इन सब के बीच ही ईरान पर इजराइल ने कर दी है फिर स्ट्राइक। तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। तेहरान में धमाकों के साथ धुआं उठता हुआ नजर आया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। जैसा हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि इजराइल बहुत ज्यादा सोच समझकर ईरान पर यह हमले कर रहा है, जिसमें उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें नुकसान ईरान को सबसे ज्यादा हो। लेकिन ईरान की सीक्रेट फौज तैयार है। खामेनेई ये चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ की फौज है वो खड़ी हुई है और इजराइल के खिलाफ वो कभी भी जंग में उतारी जा सकती है। लेकिन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का ये ताजा वीडियो सामने आया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने किया है हमला। अच्छा विनोद जी, एक फर्क है IDF में और अब यहाँ ईरान की सेना में। IDF जो कि ये सीधे कह रहा है कि भाई अगर सैन्य ठिकानों या फिर हथियार डिपो के आसपास जो आम लोग रहते हैं वो इलाके को खाली कर दें, वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाओ और सरकार को उखाड़ फेंको। इधर ईरान है जो कि सिविलियंस पर अटैक कर रहा है इजराइल में। देखिए आप रचना जी, कई बीच बीच में आपका ये प्रश्न था कि जो प्रेसिडेंट है या खाम वहाँ के ईरान के और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनके दोनों के बातों में विरोधाभास है। विरोधाभास उनके पीछे कारण ये है कि जो बात खामेनेई साहब कह रहे हैं वो वहाँ के जो सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो विदेश मंत्री हैं वो लॉजिकल और रैशनल बात कर रहे हैं कि वार में जाने का मतलब ये है कि हमको नुकसान होगा। तो ये बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है और इसीलिए इस तरह की बातें आ रही। अब इमोशनल, आप लोगों को इमोशनली सरचार्ज करके खड़ा तो कर दीजिएगा। आप ईरान का ये कहना या खामेनेई साहब का ये कहना कि उनके पास 1 करोड़ लोग हैं जो तैयार हैं इस लड़ाई के लिए, लेकिन वो 1 करोड़ लोग लड़ाई किस तरह से तैयार है, कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से बॉर्डर आप शेयर करते हैं, कहाँ 1 करोड़ लोग जाएंगे। 1 करोड़ लोग को आप हवाई जहाज एयर फ्लाई करने की ट्रेनिंग है कि आप वहाँ पहुँच जाएगा। ये इर्रेशनल बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है सिवाय इसके कि इसका एक इमोशनल कोशेंट है, भावनात्मक वो है कि वो करेंगे कि भाई ये एक धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में आप शामिल होइए और हमको इजराइल और जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं उनको तबाह करना। इससे ज़्यादा इसका इमोशनल से ज़्यादा और कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनके पास जितने भी लोग, आप चाहे चाइना की बात कीजिए, चाहे रशिया की बात कीजिए, चाहे पाकिस्तान कह रहा था, चाहे तुर्की की बात कर लीजिए, इनके पास कोई क्रेडिबल इस तरह का आर्म एंड एम्यूनिशन नहीं है जो ईरान को सप्लाई करे कि वो इजराइल के साथ मुकाबला कर पाए। चाइना का हाल अभी भारत के साथ एक्सपोज हुआ है। वो हमारे जो बंसल साहब हैं वो बेहतर इसको कर पाएंगे किस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, एक बात। दूसरी बात ये,
चाइना का कोई भी वार का सीधा अनुभव नहीं है। 62 में एक बार हमारे साथ लड़े थे, 62 के कुछ दिन बाद फिर हमने उनसे उन्होंने लड़ाई किए थे और किस तरह से पीटे थे, गलवान में हमने क्या उनका हाल किया था, ये सब मालूम है। तो वो सीधे लड़ाई, और चाइना का और भी बहुत सारे फ्रंट्स हैं। 13 देशों 14 देशों के साथ उनका बॉर्डर है, 36 देशों के साथ उनके डिस्प्यूट्स है, और वो कहीं किसी से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो हाँ। चाइना सपोर्ट कर सकता है। तो चीन तो जाना ही जाता है ना इन सब चालबाजियों के लिए, और यहाँ भी रशिया यूक्रेन के साथ फंसा है। हाँ। कौन है जो ईरान के साथ खड़ा है? और ये 1 करोड़ लोग करेंगे क्या? इनके पास कौन सा ऐसा हथियार है जो इजराइल के पास लेके कूद जाएंगे और इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे? मैं यूएस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। यूएस तो दूर की कौड़ी है जी। हाँ, सवाल तो वाजिब है, और खामेनेई सिर्फ चेतावनी देने में लगे हुए हैं। सबके साथ ही इजरायल ने अमेरिका से अपील की है, ईरान के खिलाफ जंग में साथ देने की अपील की गई है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए मदद मांगी है इजरायल ने अमेरिका से। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में मदद मांगी है। अमेरिका ने जंग में सीधे शामिल होने से इनकार कर दिया है। मतलब अभी अमेरिका और ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा था, इजरायल के साथ हम हर तरीके से खड़े हुए हैं, लेकिन सीधे जंग में उतरने से अमेरिका ने भी सीधे इनकार कर दिया। अगर इनकार कर दिया है तो इसके मतलब मायने क्या हैं, ये मैं मेरे साथ में जुड़े हुए खास मेहमानों से समझूंगी। लेकिन इन सबके साथ ही ईरान पर बारूद की बरसात के बीच में इजरायल ने दो टूक कहा है कि खामेनेई इजरायल की रेंज से बाहर नहीं है, यानी कि खामेनेई निशाने पर है। खामेनेई को खत्म करने की जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस चेतावनी के बीच में इजरायल ने अब ईरान की रीढ़ की हड्डी पर हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान के 2 ऑयल डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तेहरान और बुशर ऑयल डिपो को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिस पर इजरायल ने हमला और तेज करने की चेतावनी दी। ईरान में तबाही की ये तस्वीरें डरा रही हैं। बारूदी बरसात की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। महाविनाश की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल है कि क्या ईरान तबाह होने वाला है? क्या बर्बादी का नया चैप्टर खुलने वाला है? क्या खामेनेई का चैप्टर क्लोज होने वाला है? क्या ईरान में महाविध्वंस होने वाला है? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब नेतन्याहू की क्रोध की आग में ईरान जल रहा है। ईरान के हर बड़े शहर में बारूदी गंध घुल रहा है। सबसे ताजा हमला ईरान के तेहरान और बुशहर में हुआ, जहां इजराइल की भीषण बमबारी में तेहरान का ऑयल डिपो तबाह हो गया। तेहरान के ऑयल डिपो से उठती आग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल ने ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया, बारूदी हमला कर खामेनेई की कमर तोड़ दी। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो को आग के गोले में बदल दिया। इसके पहले ईरान के बुशहर शहर के पास एक गैस फील्ड और आबादान में ऑयल रिफाइनरी पर भी जबरदस्त अटैक किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, ईरान के कई हथियार डिपो को तबाह कर दिया, ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान में अगला टारगेट क्या होगा, इसका खुलासा भी इजराइल ने कर दिया। ईरान के ऑयल डिपो पर हमले के बाद इजराइल के एक अधिकारी ने कहा, खामेनेई हमारी रेंज से बाहर नहीं है, हमारा अगला टारगेट खामेनेई हो सकते हैं। इजराइल खामेनेई को खत्म करने की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। हमने हालिया हमलों में ईरान में भारी नुकसान पहुंचाया है। यह संघर्ष अब तभी रुकेगा जब ईरान स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे। लेकिन ईरान भी झुकने को राजी नहीं है। ईरान ने इजराइल के साथ ही नेतन्याहू के साथ खड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान ने कहा, अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल पर ईरानी हमलों को रोकने में मदद करेंगे तो इस क्षेत्र में उनके ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हमला हुआ तो ईरान हर कदम उठाएगा, मिडिल ईस्ट में उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका का जवाब भी फौरन आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर वे अमेरिका को चेतावनी देंगे तो उन्हें हमारे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अगर इजराइल के ईरान पर हमलों के जवाब में
अमेरिकी हितों पर कोई हमला होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब सवाल है कि ट्रंप की इस धमकी के बाद खामेनेई क्या करेंगे? क्या खामेनेई अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे? क्या खामेनेई रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद लेंगे? क्या इजराइल की मदद कर रहे अमेरिका पर हमला करेंगे? और अगर हाँ, तो क्या इस जंग में अब अमेरिका भी कूदेगा? क्या अब परमाणु युद्ध होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। युद्ध के इन हालातों के बीच में बार बार सवाल यह पूछा जा रहा है, वो भी वैश्विक स्तर पर लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या ये परमाणु युद्ध का खतरा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इन्हीं सवालों को लेकर मैं जेके बंसल सर का रुख कर लेती हूँ। बंसल सर, एक तो ये जो सुखबुगाहट अभी चल रही है, इन पर रिएक्शन दीजिएगा। साथ ही साथ जो इससे पहले रिपोर्ट से पहले हमने ब्रेकिंग दिखाई थी कि अमेरिका ने सीधे जंग में उतरने से इनकार कर दिया है, इसका मतलब क्या समझें? क्या चीन की तरह निकला क्या अमेरिका भी? देखिए, अमेरिका का बिल्कुल एक जो स्पष्ट है, जो अमेरिका क्लियर है कि वो इतनी मदद कर रहा है इजराइल को कि इजराइल ही संभाल लेगा उनको, तो अमेरिका क्योंकि अगर अमेरिका उसमें कूदता है तो फिर अमेरिका के ठिकानों पे भी हमले होंगे और वो एस्केलेशन कर देगा। तो अमेरिका चाहता है बिना एस्केलेट करे ही जो है सबक सिखा दिया जाए जो ईरान को। तो ये एक अच्छा जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नीति भी रही है कि वो कम से कम जान माल की हानि चाहते हैं, खून खराबे को कम वरीयता देते हैं और वैसे ही काम हो जाए धमकाने से फुकाने से ही, तो वो अच्छा है। दूसरा, आपने दो बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, आपने अच्छा एक एनालाइज किया और अच्छी स्टडी की है इसकी, कि ये सवाल सबके जहन में रहते हैं और बार बार होता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या परमाणु इस्तेमाल होगा। देखिए, जहाँ तक विश्व युद्ध का सवाल है, उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखा जाए तो अभी भी एक विश्व युद्ध चल रहा है, काफ़ी जो जगह हैं विश्व की, जैसे यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट है, उसमें युद्ध है। अभी जो पाकिस्तान के साथ में BLA कर रहा है, तो ये सब चल रहे हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि विश्व युद्ध का मतलब यह है कि सभी देश, जो मेन देश हैं, खास करके जो सुपर पावर हैं, वो एक दूसरे पर जब हमला करने लग जाएं, उसको आप विश्व युद्ध कह सकते हैं। कहने का मतलब चीन और जब रशिया मिलकर के अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर करें, तो तब जाके ये विश्व युद्ध, तो उसकी मुझे संभावना नहीं लगती। विश्व युद्ध नहीं होगा, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट सब अपने जगह पे लोकली उसको जो है साध लेंगे। यूक्रेन पे हमला करके उसको अमेरिका चाहता है अपना एक बफर जोन बनाना रशिया। यहाँ पर जो इजराइल का ये मकसद है कि उसको न्यूक्लियर वेपन ना बनाने दिया जाए। चाइना का इंटरेस्ट है कि वो ताइवान को, ये तो रही बात। जहाँ तक न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर युद्ध भी नहीं होगा। अब अगर जब बार बार हम न्यूक्लियर युद्ध की बात करते हैं, तो ये म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन है कि वो अपने आप को जो हुआ है मानना है। अब जहाँ तक न्यूक्लियर युद्ध की जो बार बार बात करते हैं, देखिए, युद्ध में जो जितने भी एक्सप्लोजिव डिवाइस हैं, बॉम्ब वगैरह हैं, उनके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ब्लास्ट, जिससे फट जाती हैं चीज़ें, और दूसरी फायर पावर। तो जो न्यूक्लियर वेपन है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें जो रशिया ने कहा जो उनके ओरोसोनिक जो मिसाइल है वो काफ़ी उसका इफेक्ट, ब्लास्ट और हीट इफेक्ट हो जाता है। अब आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन से कोई डैमेज, जो मटेरियल चीज़ें नहीं होती, रेडिएशन से डैमेज होती है जनता। अगर आपको जनता को मारना है या उनको परेशान करना है या उनके ऊपर इफेक्ट डालना है, तब जाकर रेडिएशन का इफेक्ट एक्यूट भी होता है, क्योंकि बॉडी के हर सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। ब्रेन ले लीजिए, लिवर ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, लंग्स ले लीजिए, और उसमें ब्लड में मुश्किल एक हफ्ते के अंदर ही आदमी की जान चली जाती है कि वो रेडिएशन को एक्सपोज हो जाता है। अगर क्रोनिक रेडिएशन हो जाता है तो उसमें जेनेटिक डैमेज, कैंसर, कैटरेक्ट, लंग फाइब्रोसिस और जो चलता रहता है सर। तो इसको एक मानव त्रासदी है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि अगर आप जैसे मान लिया रशिया यूक्रेन के ऊपर डालता है, बॉर्डर क्लोज में है, हवा अगर रशिया की तरफ चलती है, तो वो उसका रेडिएशन का इफेक्ट उनकी तरफ को भी जाएगा। जैसे कि जब फुकुशिमा में हुआ था, तो वो जो उसका हवा का रुख था वो प्रशांत महासागर की तरफ था, तो उधर को इफेक्ट हुआ। अगर वो उल्टा होता तो उसका इफेक्ट बहुत, हालांकि चेर्नोबिल में जब हुआ था 1983 में, जब मेरे ख्याल से 83 में हुआ था, तो उसका में जो है हवा जा रही थी यूक्रेन से पोलैंड और कंट्रीज की तरफ को, तो वहाँ पर उसका असर पाया गया। तो इस प्रकार से कोई भी एक सेंसिबल, अगर किसी भी कमांडर या नेता की जो सेंसिबल सेंस है, तो वो कोई इस तरह का न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। वैसे तो आप देखिएगा जो
युद्ध के आरंभ से ही रशिया ने कई बार ये कहा कि हम न्यूक्लियर एटम यूज करेंगे, न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे। उनके जो है रोज जो उनके कई नेता कह देते थे, पत्रकार कह देते थे और जो इस तरह की बात थी, लेकिन अभी तक नहीं किया। इसलिए ये अब पाकिस्तान काफी ब्लफ करता था, तो न्यूक्लियर युद्ध इतना नहीं है। हालांकि जैसे कि कहा जा रहा है, अगर ईरान किसी तरह से न्यूक्लियर मटेरियल कलेक्ट कर लेता है और ये अब जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हुती, हमास और हिजबुल्लाह, इनके हाथ में चला जाता है, तो ये डर्टी बम बना सकते हैं। और डर्टी बम जो है एक नॉर्मल बम की तरह से होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मिला दिया जाता है, जिससे कि उसमें एक्यूट इफेक्ट भी नहीं होते, ज़्यादातर क्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, क्योंकि रेडिएशन का लेवल कम होता है। लेकिन रेडिएशन का नाम सुन के पैनिक हो जाता है जनता, लोग वहाँ से भागने लगती है और हर तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब इस तरह की बातें आ रही तो यूरोप में आयोडीन को बतवा दिया गया था कि आयोडीन इसके न्यूक्लियर रेडिएशन के इफेक्ट को, थायराइड को बचाने के लिए आयोडीन बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन में कलेक्ट कर लिया था, बंकर बनाने शुरू हो गए थे। तो इस तरह का अफरा तफरी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव है, जितना लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, हकीकत ऐसी नहीं है। जी रचना, भ्रम फैलाने की कोशिश है, हकीकत कुछ अलग है। अमेरिका ने सीधे इस युद्ध में उतरने से इनकार किया है, जो स्ट्रेटेजी का पार्ट कहा जा रहा है। लेकिन एक और ताज़ा अपडेट है। ताज़ा अपडेट ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान और इजरायल के बीच में बहुत जल्द ही शांति स्थापित होगी और इसको लेकर कोशिश चल रही है। वो ये नहीं बता सकते कि टाइम लिमिट कब तक ये, यानी कि कब तक ये पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद जताई है। विनोद शुक्ला जी, इस उम्मीद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अगर आप बहुत ऑनेस्टली इस पे उसका उत्तर जाएंगे तो आज कल ट्रम्प साहब की बात पर न विश्वास किया जा सकता है, न उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत वो किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात उन्होंने कह दी थी। जी जी जी, भारत पाकिस्तान में उन्होंने दावा ये किया था कि उन्होंने तुरंत वार रुका दिया था, और यहाँ पर चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, हाथ से बाहर निकल रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, उनके दावे क्या हैं, कैसे हैं, और उसके पीछे ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं है कि वो कोई इस तरह की बात करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका उनका अपना एक बिजनेस इंटरेस्ट होता है, बिजनेस इंटरेस्ट की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान की बात उन्होंने जो की थी, उसके पीछे बिटकॉइन ट्रेड जो उनका बेटा पाकिस्तान में कर रहा है और वहाँ के नेता उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स थे। वही सारे फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान अचानक बड़ा सेंसिबल देश हो गया है, उस पर बात नहीं करते, यहीं पर आते हैं। देखिए, इस तरह की बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से, चूंकि सुपर पावर हैं, उसके राष्ट्रपति हैं, तो इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन ये जो दोनों देश के बीच का टसल है या वॉर है, ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा है। देखिए, उसका कारण ये है, उसका पहला कारण ये है कि इजराइल का अपना मानना है कि वो टेररिज्म और जो लोग भी इजराइल के खिलाफ इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। एक ये इजराइल का स्टैंड है। दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड है कि इजराइल जैसा कोई देश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों बड़े विरोधाभासी और बड़े अजीब तरह की स्थितियां हैं। इन परिस्थितियों पर किसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो पीस की बात हो रही है कि जल्दी समझौता हो जाएगा, इन दोनों परिस्थितियों में किसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना एक बड़ा आर्डुअस टास्क है, कठिन टास्क है। वो ये अचीव कैसे हो सकता है? जो बीच में आपकी चर्चा के दौरान आया कि खामेनेई और उनके विदेश मंत्री दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अब अचानक अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो ये 2 दिन में समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन जब तक खामेनेई वहां पर पावर में है, वो मतलब ही इज कॉलिंग शॉट्स वहां पर, तब तक समझौते मुझे जल्दी होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये मेरा अपना आकलन है इस पूरे विषय। यानी आप उस कॉन्ट्राडिक्शन का जिक्र कर रहे हैं जो ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनेई के बीच में है, और आप कह रहे हैं कि अगर ये एक पद चेंज होता है तो फिर हालात भी चेंज हो जाएंगे और हालात कंट्रोल में रहेंगे। आप दोनों रहिए मेरे साथ में। इजरायल ने 24 घंटे में दूसरी बार ईरान के परमाणु सेंटर को निशाना बनाया, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया, ईरान के आर्मी चीफ, एयरफोर्स कमांड समेत ही 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ढेर कर दिया, और इसके बाद में ये साइंटिस्ट की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि और ज्यादा मौतें हुई हैं। जवाब में ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। तेल अवीव से लेकर
लेकर यरूशलेम तक 150 मिसाइलों से इजरायल को धुआं कर दिया। नेतन्याहू को बड़ा जख्म दिया। इस हमले के बाद इजरायली पीएम का गुस्सा भड़क उठा है। उन्होंने जल्द ही बदला लेने की बात कही और नतीजा ये कि ईरान पर बार बार अटैक हो रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा? क्या नेतन्याहू की क्रोध की आग में ईरान खाक होगा? क्या ईरान में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? क्या ईरान पर अब परमाणु हमला होगा? ये सवाल तब सुलगने लगे जब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में महातबाही की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी। बारूद की बरसात से दुनिया थर्राने लगी। ईरान के एटमी सेंटर पर हमले से बौखलाए खामेनेई ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। 150 मिसाइलों का मुंह इजराइल की ओर खोल दिया। ईरान के इन मिसाइलों ने इजराइल में बड़ी तबाही मचाई। 6 मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव में गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग घायल हो गए। तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। यरूशलेम में भी धमाके की आवाज सुनी गई। ईरान ने दावा किया कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी। ईरान का पलटवार कितना जबरदस्त था, विनाश की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। इन हमलों से इजरायली पीएम नेतन्याहू इंतकाम की आग में जलने लगे। ईरान में महाविनाश की स्क्रिप्ट तैयार करने लगे। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के बाद खामनेई की गर्दन मरोड़ने का प्लान बनाने लगे। नेतन्याहू ने तय कर लिया कि आर पार की जंग लड़ेंगे, खामेनेई को नहीं बख्शेंगे। ईरान के मिसाइल हमले का जवाब बारूद की बरसात कर लेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, जिसका ट्रेलर भी दिख गया। इजराइल ने एक बार फिर ईरान के एटमी सेंटर को टारगेट किया। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर दूसरी बार जबरदस्त हमला किया। इसके साथ ही इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट्स ने रात भर ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमला किया। इस दौरान ईरानी एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। ईरान के इस्फहान शहर पर मिसाइल अटैक किया। इजराइल के ताजा हमले में ईरान के 60 लोग मारे गए, 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों से इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए। नेतन्याहू ने बता दिया कि वो अब किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई दुनिया को डराने लगी। वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई जाने लगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका इसलिए क्योंकि इजराइल ईरान तनाव के बीच दुनिया 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश खड़े हैं, जबकि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन के डिप्लोमेट फू कांग ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की और उससे मिलिट्री एक्शन रोकने की मांग की। लेकिन नेतन्याहू के रुख से साफ है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। वो ईरान पर हमला तेज करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगी? क्या दुनिया फिर परमाणु तबाही देखेगी? क्या इजराइल ईरान जंग की आग में पूरी दुनिया जलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान उकसाने का काम कर रहा है, इजराइल चेतावनी देने का काम कर रहा है और ये अटैक काउंटर अटैक में फिलहाल दोनों देश घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जेके बंसल सर, अब ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देश जो साथ देने का, सपोर्ट देने का दावा कर रहे हैं, वो डायरेक्टली तो साथ आते हुए नजर नहीं आ रहे। सोल्यूशन कुछ नजर आ रहा है या फिर युद्ध चलता रहेगा? क्योंकि हमने देखा है जब युद्ध छिड़ते हैं तो वो फिर लंबे खिंच रहे हैं, सालों साल भी खिंच रहे हैं। रूस यूक्रेन को देख लीजिए। देखिए, जैसे बार बार शुक्ला साहब भी कह रहे हैं, जो कंट्राडिक्शन है वहाँ की लीडरशिप में, अगर चला जाए खामनेई जी के कहने से तो वो लड़ाई जो है वो चलेगी लंबी और उसमें जो है इजराइल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इनके जो रेडिकल्स होते हैं, जैसे अब हमास है, अपने आप को बर्बाद कर लिया, 60-70 हज़ार फिलिस्तीनियों को मरवा दिया, लेकिन वो फिर भी लड़ते रहे। इसी प्रकार से जो है इजराइल का ये करेगा उसके ईरान के साथ में, ईरान की मानसिकता। लेकिन इफ़ गुड सेंस प्रिवेल और उनके ऊपर में कोई एक बुद्धि आती है, उनकी जो अदर लीडरशिप है उसमें, चाहे पेजेश्किन को ले लीजिए या फॉरेन मिनिस्टर को ले लीजिए, और वो इस बात को तैयार हो जाते हैं। अब उनको अगर ये लगने लग जाता है कि हमारे को न्यूक्लियर वेपन तो बनाने नहीं दिया जाएंगे, ऊपर से बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी खराब हुई है, अगर हम इस बात को मान लेते हैं, हमसे सैंक्शन भी हट जाएगी और आगे डैमेज नहीं होगा। और जो अभी ट्रम्प भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम समझौता करा देते हैं, और ये इस बात को रशिया भी कह रहा है कि भी लड़ाई को बंद करके वो भी मध्यस्थता कराने को तैयार है। अगर इस तरीके ऐसी आ जाती है तो ये युद्ध
बंद हो सकता है, और इसके भी काफी चांसेस हैं, क्योंकि अभी जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ईरान के, वो खत्म करता जा रहा है इजराइल। और धीरे धीरे जाके अब कुछ दिन में 2-3 दिन की लड़ाई में काफी उसको डैमेज हो गया है, और 5-7 दिन चला तो मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमी वैसी ध्वस्त है ईरान के पास में, तो इकोनॉमी क्योंकि है नहीं। अभी इजराइल को सपोर्ट तो अमेरिका का है, इकोनॉमी सबसे बड़ी है, चाइना अपना पैसा देने वाला नहीं है, रशिया की इकोनॉमी भी खत्म हो रही है, उनको युद्ध में लगे हुए हैं। तो इन बातों को देखते हुए कुछ भी हो, युद्ध जो है वो वेपन्स मनी और टेक्निकल स्किल से लड़ा जाता है। 1 करोड़ लोगों को तैयार करके उनको सेना पर भेज दिया जाए उनको बॉर्डर के ऊपर में, तो वो तो वहाँ वैसे ही खत्म हो जाएंगे, उनका क्या हो जाएगा। तो ये जो सोच है ना, इस सोच में ईरान जो अगर रहा तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। ईरान अगर सोचता है वाइजली, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है, जो मैं समझता हूँ उनकी एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोच है। वो चाहते हैं पहले अगर कोई मामला ऐसे निपट जाए तो अच्छी बात है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर वो इस चीज़ को ऑफर करते हैं। जैसे कि नेतन्याहू कहते हैं कि नहीं हम तो बनेंगे नहीं, हम तो बर्बाद करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अगर आप ये हमारी बात मान लेते हैं तो हम उसको मान जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट, यानी आप कह रहे हैं ईरान अगर पीछे नहीं हटता तो तबाही उसकी तय है, और तबाही के निशान अभी नजर आ भी रहे हैं। अच्छा, इससे पहले विनोद जी कह रहे थे कि यहाँ परमाणु बम नहीं है तो इस्लामिक बॉम्ब इसे कहिए, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना विनोद शुक्ला जी, कि ये जो अभी इजराइल ने एक के बाद एक अटैक किया है, इजराइल को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देना या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इन हमलों में मार डालना, ये तो बहुत बड़ी चोट है। अगर ईरान इस जिद पर अड़ाई है कि वो परमाणु परीक्षण करेगा, तो अभी तो वो करने की कंडीशन में भी नहीं है, तो इजराइल का तो यहाँ जो हमला है वो सफल हो गया, फिर तो युद्ध रुक जाना चाहिए। देखिए रचना जी, मैं नहीं कहता हूं कि वो इस्लामिक बम है। वो खुद क्लेम करते हैं कि ये इस्लामिक बम हम बनाएंगे। जो परमाणु बम बनाने का दावा करते हैं वो उनका दावा होता है कि वो इस्लामिक बम बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल ने यूएन के उसमें बोला था कॉन्फ्रेंस में कि हम ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल या न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट नहीं बनने देंगे, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, और वो वही कर रहे हैं। उनका रिजॉल्व है, ये उस पर काम कर रहे हैं, और उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं कि अगर वो न्यूक्लियर पावर होंगे तो वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। इसलिए कि कोई आदमी जब विम्स पर काम करता है, बिना सोचे विचारे काम करता है, और जैसा बंसल सर कह रहे थे कि वो डर्टी बॉम्ब के शेप में किसी दूसरे के पास जा सकता है, इस बात की संभावनाएं बहुत सारी होती है। अब जो असली बात है, आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या ईरान इस स्थिति में बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। वो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ यूरेनियम उन्होंने कुछ जमा कर लिए थे, वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस प्रक्रिया को हॉल्ट कर दिया गया है। उनके वैज्ञानिक जो इस तरह से मारे गए हैं या उनके जो इंस्टॉलेशंस है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। उसके मतलब वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट का हाल बहुत ख़राब है। इस तरह की मतलब ये 2 पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसको गिनाने जाऊँगा तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो उनकी इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। लेकिन उन परिस्थिति में ईरान वॉर एक लड़ने के का मन बना रहा है, या वॉर उसने शुरू कर दिया है, मन नहीं बनाया, उसने शुरू कर दिया है। उसके लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। कहाँ से पैसे आएंगे कि वो आर्म एम्यूनिशन खरीदेगा? सप्लाई करने वाले उनके पास है नहीं। तो ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है। ये सिवाय इसके कि इस तरह का निर्णय कोई समझदार व्यक्ति नहीं ले सकता। वो किसी हेड ऑफ स्टेट के बारे में कोई लूज कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी समझदार हेड ऑफ स्टेट अपने देश के लोगों की सुरक्षा को मुश्किल में नहीं डालेगा। हाँ। तब जब वो एक ऐसे देश के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है जिससे जीत पाना उसका, लेकिन यहाँ तो खतरे में डाल भी दिया है और बड़ी तबाही भी ईरान में नजर आ रही है, और भविष्य ही जाने न जाने इस